हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजर जो हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं इंडिया के अंदर, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब हमारा इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरी तरीके से किन किन कंपोनेंट्स को कंस्टिट्यूट करता है। और साथ ही इसके अंदर मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई है उससे रिलेटेड काफ़ी लॉन्ग लेक्चर यानी कि डिटेल लेक्चर मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, जिससे 1 से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन अराइज होता है। सो स्टार्ट करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमारा क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री। हमारी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि फाइनेंस को कैसे रेगुलेट किया जाना है, यानी कि फाइनेंस को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, क्या क्या हमारे पास बॉडीज़ हैं, ये सब इसके अंदर कंस्टिट्यूट होता है। दिस सिस्टम मैनेजेस द फ्लो ऑफ द फंड्स बिटवीन द पीपल and of the country and the one who may invest it wisely for the betterment of both the parties। यानी कि बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में एक तो होता है जिसको पैसे की यहाँ पे एक्सेस, जिसके पास पैसा होता है, एक वो पर्सन होता है जिसको यहाँ पे पैसे की नीड होती है। ठीक है, तो मतलब जिसको नीड है पैसे की उसको पैसा चाहिए, और जिसके पास एक्सेस है उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस केस में ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसी चीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है। इसमें ये फ़ंड कहाँ से लेता है, जहाँ लोगों के पास में एक्सेस पैसा है और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वाइजली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ से ये फ़ंड लेता है और वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ पे लोगों को उसकी नीड है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इसी बेस पे काम करता है। उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का अगर ओवरव्यू की हम यहाँ पे बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, द सर्विस दैट आर प्रोवाइडेड टू ए पर्सन बाय द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट द फाइनेंशियल सिस्टम। अगर मैं फाइनेंशियल सिस्टम की आपको ओवरऑल बात करूँ तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएंगे, बैंक्स आएंगे, इंश्योरेंस सेक्टर्स की कंपनीज आएंगी, पेंशन फंड से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, और ये पूरा जो है फाइनेंशियल सिस्टम को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ फीचर्स भी आपको गिवन हैं। तो फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे इट प्लेज ए वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज इट इनकरेजेज बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस चीज़ को इनकरेज करता है, ये सेविंग को भी इनकरेज करता है, साथ में इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करता है। सेविंग को कैसे कि आप अपने पैसे को बचा रहे हैं सेविंग्स के थ्रू, और इन्वेस्टमेंट आप वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको बेटर रिटर्न मिल सके। तो वो दोनों चीज़ों को ये प्रमोट करने का काम करता है। दूसरा है इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द एलोकेशन ऑफ वन सेविंग, यानी कि मोबिलाइजेशन ऑफ फंड और एलोकेशन ऑफ फंड, ये दोनों चीज़ें होती हैं। मोबिलाइज करना, एलोकेट करना सेविंग्स का कि कहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, कैसे पैसे को बेटर किया जा सकता है, मतलब कैसे उसमें बेटर रिटर्न मिल सकता है, ये होता है एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो इसको भी इसके अंदर ये सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फिर है इट फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनके एक्सपेंशन की बात करता है, उनके डेवलपमेंट की बात करता है। साथ में प्लेज ए की रोल इन द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बेसिकली जब हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यही पूरा जो सिस्टम होता है वो चलता है कि हमें नीडफुल पीपल को देना है पैसा, कहाँ से, जिनके पास एक्सेस पैसा पड़ा है। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनसे पैसा लिया जाता है, और जो यहाँ पे पैसे को बोरो करना चाह रहे हैं उन तक पैसा पहुँचाया जाता है। तो इसको हम लोग एक प्रोसेस को पूरा हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इट प्लेज फॉर्म ए लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड वन सेविंग्स। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर है और जो सेविंग कर रहा है उन दोनों के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है, एक लिंक की तरह यहाँ पे रहता है। इट ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोविजंस ऑफ द फंड्स, यानी कि जो फंड्स की प्रोविज़न है, जो कंसर्न फंड्स हैं उनके जो प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड भी ये यहाँ पे बात करता है। तो ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट, इसके बेसिकली करैक्टरिस्टिक ये है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, उसकी बात करें तो इसके बेसिकली यहाँ पे 4 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल एसेट्स। तीसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज,
चौथा कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल मार्केट्स। ये 4 इसके मेन जो मेजर कंपोनेंट है वो होते हैं। फिर इसके अंदर हम इसके बॉडीज़ को पढ़ते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कंपोनेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और करेंसी। करेंसी तो बेसिकली क्या है, कंपोनेंट क्या है, मतलब ये रेगुलेट, इन सब को रेगुलेट करने का यहाँ पे काम करती है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 तरह के जो कंपोनेंट है वो बनते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसको डिस्कस किया जाए तो पहला कंपोनेंट हमारे पास है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर। हमारे पास एक साइड में कौन होता है? इन्वेस्टर होता है, दूसरे साइड में बोरोवर होता है। बोरोवर कौन होता है? जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जो लोन लेता है, पैसे को बोरो करता है। और वो पैसा कहाँ से आता है? जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है पैसा तो बोरोवर तक यहाँ पे पहुँचता है। ये पूरा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट होता है। द इन्वेस्टर सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया द फाइनेंशियल मार्केट। जो इन्वेस्टर है उसके पैसे को, उसके सेविंग्स के पैसे को मोबिलाइज किया जाता है। मोबिलाइज करने का मतलब है ऐसे फंड में यहाँ पे उसके पैसे को इन्वेस्ट करना जहाँ से उसको बेटर रिटर्न मिल सके। तो मोबिलाइज करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह फंड को ट्रांसफ़र करना, इधर डायरेक्टली और वेयर फाइनेंशियल मार्केट। डायरेक्टली भी किया जा सकता है और फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू भी किया जा सकता है। द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज फॉलोज, यानी कि इसके जो मेन यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस हैं वो यहाँ पे गिवन हैं। क्या क्या काम यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करता है? सबसे पहला काम है इस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी वो ये कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में। अब इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे पास कुछ टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी से लोन लिया, उस लोन के पैसे को मैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मान लेता हूँ। मैंने शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए कुछ लोन लिया तो वो पैसे को मैंने क्या मान लिया? शॉर्ट टर्म की अपनी लाइबिलिटी मान लिया। फिर मैंने उस लोन से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करा। बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद मेरे पास कुछ सेविंग्स हो गई और उस सेविंग को मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी वाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये पूरा का पूरा जो काम चला वो कैसे चला? शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी मेरी थी और उस शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी से धीरे धीरे मैंने क्या किया? अपना रेवेन्यू गेन करना स्टार्ट किया, अपनी सेविंग्स करना स्टार्ट किया। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। दूसरा, इट हैज़ कन्वर्जन ऑफ ए रिस्क इन्वेस्टमेंट इनटू ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर क्या बात की जाती है? हेजिंग की बात की जाती है। हेजिंग में हम लोग क्या करते हैं? रिस्क को बेसिकली कम करने का काम करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी ये काम रहता है कि हमारे रिस्क को कम करना वाइजली। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सोच समझकर अच्छी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पे कम रिस्क हो, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा हो और रिस्क कम हो, वैसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका भी यही काम होता है। जो आपको एक तरीके से आपके पास ब्रोकर होते हैं वो भी यही काम करते हैं। वो क्या बोलते हैं आपसे कि हम आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से आपको बेटर रिटर्न मिल सके। तो इनका काम होता है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट को आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके देना है। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में कर दें। उसके बाद है ऑल्सो एक्ट एज ए मीडियम ऑफ कन्वीनियंस डोमिनेशन, which means it can match a small deposit with large loans and large deposit with small loans। ये पहली वाली की बात आ गई। इसके अंदर क्या है कि लार्ज डिपॉजिट का मैच किया जा सकता है, लार्ज डिपॉजिट का यहाँ पे मैच किया सकता है स्मॉल लोन के साथ में। माने कि आपने स्मॉल लोन लिया, उसके बाद आप यहाँ पे अपना बिज़नेस को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट कर मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तब भी यहाँ पे मीडियम होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या इसके अलावा आपके पास में स्मॉल डिपॉजिट है और आप विथ लार्ज लोन, आपने बड़ा पैसा लिया हुआ है और उसके बाद में छोटी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बढ़ता है और वो आपका एक्सपेंड होता है रिटर्न। तो ये बात भी इसके अंदर की जाती है। मतलब ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। The best example of the financial institutions is a bank. People with surplus amount of the money make savings in their accounts and people in dire need of the money take loans। यहाँ पे जो बैंक है हमारा, एक बैंक हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है। ये क्या काम करता है? यहाँ पे उन लोगों से बेसिकली पैसा लेता है जो सेविंग करना चाहते हैं, जो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उन लोगों को पैसा देता है जो नीडफुल पीपल हैं, जिनको पैसे की भी रिक्वायरमेंट है, जिनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये जो पूरा साइकिल है वो पॉसिबल होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू।
क्योंकि पुराने ज़माने में अगर आप देखते थे जो ओल्ड टाइम में, तो वहाँ पे साहूकार हुआ करते थे। वो साहूकार क्या करते थे, ब्याज पे पैसा देते थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा होता था और जिसको ज़रूरत होती थी उसको वो पैसा यहाँ पे देते थे। तो उस समय जब बैंकों का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस समय लोग ये सारी प्रक्रिया को करते थे। लेकिन जब से बैंक आया तब से यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सही हो गई हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। रेट भी कम लगता है इंटरेस्ट का एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टाइम्स में जो साहूकार होते थे उनका रेट काफ़ी हाई होता था, और अलग मजदूरी अलग करवाते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें, एक तरीके से शोषण था। तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे दूर हुई हैं। अब आपके पास बैंक्स हैं, बैंक से डायरेक्टली आप लोन ले सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ पे एक तरीके से गिरवी रख के अपना पैसा ले सकते हैं। तो ये इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही पॉसिबल होता है। अब अगर इसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक और ये फंक्शंस इसके पढ़े हैं। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसकी यहाँ पे मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं। 2 कैटेगरी कौन सी होती है, एक तो होती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, और एक होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। अब इनका क्या मतलब होता है, देखिए बैंकिंग और डिपॉजिटरी दोनों का रिलेशन क्या है, मतलब इनको एक ही नाम बोला जाता है, या बैंकिंग बोलते हैं या तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। बैंक जो हम लोग लेके चलते हैं कमर्शियल बैंक से मान के चलते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर आप क्या पैसा डिपॉजिट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे पैसा लगाते हैं या टाइम डिपॉजिट के बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं आप डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, इसीलिए इनको हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो इसके बैंकिंग पहली कैटेगरी के अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों आ गए, मतलब दोनों में से दोनों नाम एक ही के हैं। दिस इंक्लूड्स बैंक्स एंड अदर क्रेडिट यूनियंस विच कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द डिपॉजिट्स मेड एंड लैंड दैट मनी टू दी वन इन नीड। यानी कि ये क्या करते हैं, बेसिकली किसी एक मतलब कि पर्सन जिनके पास में एक्सेस पैसा है, जो अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट देते हैं, और साथ में वो पैसे को कहाँ पे लैंड कराते हैं, किसको देते हैं, जो नीडफुल पीपल है, और उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो मतलब पैसा जिससे लिया उसको इंटरेस्ट देते हैं और कम इंटरेस्ट देते हैं बेसिकली, और जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको यहाँ पे लोन देते हैं और उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये काम रहता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जिसे बोलते हैं। दूसरी बात की जाए कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज कंपनीज, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि इसके अंदर ये डिपॉजिट आपसे एक्सेप्ट नहीं करते, बेसिकली डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनको हम लोग NBFCs बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लोगों का काम होता है पैसे को इन्वेस्ट करना, बट सेविंग अकाउंट में नहीं लेते ये पैसे को। जैसे हमारे पास में म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप क्या करते हैं, कुछ फंड्स को खरीदते हैं, फंड्स की आप यूनिट आप लोगों को मिल जाती है अकॉर्डिंग टू SIP। तो वो यूनिट्स आपकी बढ़ते रहती है और मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब ये काम कैसे करता है, आप शेयर मार्केट अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट के अंदर ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, बट वहाँ पे आपको एक पेशेंस रखना पड़ता है, लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट छोड़नी पड़ती है। अब ये चीज़ काम कैसे करती है, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड है आपके पास में, तो म्यूचुअल फंड भी आपका एक तरीके से अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो शेयर मार्केट में ही होता है, इसका शेयर मार्केट की तरह ही होता है। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी क्या करती है, एलोकेशन ऑफ फंड्स करती है, मतलब अपने लिए बेस्ट रिसोर्सेज ढूंढती है कि जहाँ पे वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे अलग अलग फंड्स आप लेते हैं तो वो फंड्स का परफॉर्मेंस भी अलग अलग चलता रहता है, कोई फंड आपका प्लस में चलता है, कोई नेगेटिव में चलता है। तो ये इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पोर्टफोलियो बनाया जाता है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जितने अच्छे से होगा उतना आपका एक तरीके से बेटरमेंट होगा, आपका रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको। तो मतलब पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम जो एक मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, उसका होता है। तो वो कितने प्रॉम्प्टली, कितने अच्छे तरीके से उस फंड को मैनेज करने का काम करता है, ये डिपेंड करता है। तो कंपनी टू कंपनी आपके रिटर्न भी यहाँ पे वेरी करते हैं। तो ये चीज़ आपको मार्केट में देखने को मिलती है, और अल्टीमेटली मार्केट के अंदर जहाँ शेयर मार्केट इन्वेस्ट करता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है, बट एक मीडियम बीच में आ जाता है जो कि आपका ब्रोकर होता है।
जो कि आपका एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। यहाँ पे आप डायरेक्टली मार्केट में जाके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप एएमसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस इसके अंदर होता है। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या इंश्योरेंस सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर भी कहाँ से पैसा कमाती है? इंश्योरेंस सेक्टर जो आपसे प्रीमियम का पैसा लेके उसको फर्दर इन्वेस्ट करती है और फिर आपको अगर इवेंट के हैपनिंग पे आपको यहाँ पे पेमेंट की जाती है। तो ये सारी की सारी जो बैंक्स हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट तो मार्केट में ही करती हैं। किसी का वे डायरेक्ट है तो किसी का इनडायरेक्ट है। तो ये दो कैटेगरी इसके अंदर होते हैं, एक तो आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हो गया, एक आपका होता है नॉन बैंकिंग या नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। अब उसके बाद हम अगर बात करें आगे, तो यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 3 कैटेगरी के अंदर रेगुलेशंस के बेसिस पे। एक तो होता है रेगुलेटरी, एक होता है इंटरमीडिएटरीज और एक होता है नॉन इंटरमीडिएटरीज। अब देखिए, हमने रेगुलेटरीज पढ़े थे अभी। रेगुलेटरीज में हमने क्या क्या पढ़ा था? आरबीआई पढ़ा था, आईआरडीए पढ़ा था, सेबी पढ़ा था, इसके अलावा पेंशन फंड्स भी हमने पढ़ा था। तो ये सारे जो बेसिकली आपके बॉडीज़ हैं, ये रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं, इनका काम है रेगुलेशन का। ये क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, अपेक्स बॉडीज़ होती हैं अपने स्पेसिफिक फील्ड में। तो ये रेगुलेटरीज होती हैं। इंटरमीडिएटरीज कौन होती हैं? इंटरमीडिएटरीज वो होती हैं जो इनके अंडर काम करती हैं। जैसे आपका एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, ये बैंक्स हैं, कुछ आपके पब्लिक सेक्टर्स के बैंक्स हैं। ये क्या है? आपके इंटरमीडिएटरीज होते हैं। कमर्शियल बैंक्स विथ प्रोवाइडेड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि वो कमर्शियल बैंक जो आपके लोन्स या फिर डिमांड डिपॉजिट्स या फिर आपके टाइम डिपॉजिट्स, ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएटरीज। अब बात करें नॉन इंटरमीडिएटरीज, तो जो आपके रेगुलेटरी भी नहीं है और आपके इंटरमीडिएटरीज भी नहीं है, तो उन बॉडीज़ को हम लोग नॉन इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी बॉडी आती है? जो बेसिकली आपके एक तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट बॉडीज़ कहते हैं, जो अपेक्स बॉडी की सब्स्टिट्यूट बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बॉडीज़ होती हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कॉम्प्लीमेंट्री बॉडीज़ होती हैं। जैसे कौन सी बॉडीज़ हैं? इट इंक्लूड नाबार्ड, सिडबी। जैसे नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिडबी का आपने सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी आपका सेबी के अंदर काम करता है। इसी तरीके से नाबार्ड जो है आपका, वो भी यहाँ पे काम करता है। ये सारे एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं। सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्री के लिए काम करता है, एसएमई एमएसएमई के लिए काम करता है, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काम करता है। तो ये और नाबार्ड आपका एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है। तो ये क्या है? एक तरीके से अपेक्स तो नहीं है, लेकिन ये भी रेगुलेशन का काम करती हैं, ये प्रॉपर रेगुलेशंस का काम करते हैं। इनके जुरिडिक्शंस में कुछ एरियाज डिफाइन किए गए हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरमीडिएटरीज। क्लियर हो गई होगी बात? रेगुलेटर वो होते हैं आपके जो रेगुलेशंस का काम करते हैं, जो अपेक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंटरमीडिएटरीज वो होते हैं जो आपके बेसिकली वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो अपेक्स बॉडीज़ होती हैं उनके अंडर काम कर रही होती हैं। और नॉन इंटरमीडिएटरीज होती हैं जो बेसिकली आपके रेगुलेटर और इंटरमीडिएटरीज के बीच में यहाँ पे लाई करते हैं। तो ये यहाँ पे 3 कैटेगरी आपकी बनती है। ओके, ये तो बात थी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जो पहली हमने कैटेगरी यहाँ पे पढ़ी हुई है। अब सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास इसका कंपोनेंट में, फाइनेंशियल एसेट्स की। अब फाइनेंशियल एसेट्स होते क्या है? देखिए, 2 पार्ट हैं इसके, एक तो एसेट है और एक फाइनेंशियल है। एसेट बेसिकली क्या होता है? हम लोग जब अकाउंटिंग में एसेट की बात करते हैं तो एसेट में हम लोग कहते हैं कि एक तो हमने ऑन की है, दूसरा अपकमिंग ईयर्स में हम लोग को अपकमिंग टाइम में वो हमको बेनिफिट देगा, जिसकी हमने अभी यहाँ पे अपने पास ऑनिंग की है, तो उसको हम एसेट कहते हैं। जैसे कैश है आपके पास में, स्टॉक है आपके पास में डेटर्स हैं, आपके पास में बीआर हैं, ये सारे आपके पास में एसेट्स होते हैं अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो। और अगर यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की बात की जाए तो फाइनेंस से रिलेटेड एसेट्स, मतलब जो फाइनेंस में डील करते हैं वो सारे एसेट्स, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। अब जो कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है वो तो आपका एक तरीके से कैश में ही होता है, लेकिन हमारे पास मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, उसके अंदर कुछ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ मनी, इन द प्लेस ऑफ मनी।
तो मतलब हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे पास में बिज़नेस के अंदर लिक्विडिटी तो मेंटेन होती है, बट ये इस एक्सटेंट तक भी नहीं होती है कि हमारे पास हमेशा पैसा पड़ा रहे। हमें किसी में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। द प्रोडक्ट विच आर लैंडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। इनका जो काम होता है ये फाइनेंशियल मार्केट में होता है। बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द क्रेडिट सीकर, द सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर। जिस तरीके की सिक्योरिटीज़ मार्केट होगी उस तरीके के ये इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे डिफ़र करते हैं। यानी कि हमारे पास अलग अलग टाइम पीरियड के बेसिस पे और अदर बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। अब इसके अंदर कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हमारे पास हैं, जैसे कॉल मनी है, नोटिस मनी है, टर्म मनी है, ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है। अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इससे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर। पहली चीज़, कॉल मनी क्या होती है? कॉल मनी वो मनी होती है जब हमें एक फोर्थ नाइट के लिए बोलते हैं, बेसिकली एक नाइट के लिए आपको कॉल मतलब रेंट चाहिए होता है, मतलब आपको लोन चाहिए होता है। When a loan is granted for one day is repaid on the second day, it is called call money. No collateral securities are required for this kind of transactions. यानी कि अगर आपको एक रात के लिए मतलब एक दिन के लिए बेसिकली लोन चाहिए होता है, आपका जिसका रिपेमेंट आप दूसरे दिन यहाँ पे करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। क्योंकि बिज़नेस के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है, कभी भी हमारे पास शॉर्टेज पड़ सकती है कैश की। तो उस केस में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हमें मदद करते हैं। यही कॉल मनी है। कॉल मनी के अंदर किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज आपने पैसा लिया तो कल आप पे कर दोगे, क्योंकि कल हो सकता है आपको किसी डेटर से पैसा मिलने वाला है या कहीं से आप अरेंज कर लोगे। ये इमरजेंसी फंड है, तो इस केस में कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोलेटरल मतलब समझते हैं? कोलेटरल का मतलब होता है जो आपने गिरवी रखना है कुछ, तो उसको हम लोग कोलेटरल बोलते हैं। तो ये इसके अंदर बात की जाती है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनका टाइम पीरियड और इनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे पहचानेंगे, इसको बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ। फिर दूसरा आता है नोटिस मनी। नोटिस मनी का जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली ये होता है आपका लेस देन 14 डेज। वन ए लोन इज़ ग्रांटेड फॉर मोर देन ए डे एंड फॉर लेस देन 14 डेज। एक दिन से ज़्यादा, 14 दिन से कम, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नोटिस मनी। इट इज़ कॉल्ड नोटिस मनी। नो कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके लिए भी किसी प्रकार की कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो टाइम पीरियड है इसके अंदर वो क्या है? मोर देन 1 डे, मतलब एक दिन के लिए होगा तो वो तो कॉल मनी हो गया ना। और इसको याद कैसे करना, देखिए आप अपने फ्रेंड से बेसिकली पैसा लेते हैं और इनके केस आपको एक दिन ज़रूरत पड़ गई, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप अपनी फ्रेंड को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। कॉल करते हैं ना, तो मतलब आप बोलोगे कि आज मुझे पैसे दे दे यार, मैं कल तेरे को रिटर्न कर दूंगा। तो उसमें आपने क्या किया? कॉल किया, मतलब कॉल मनी आपके लिए क्या हो गई? एक दिन के लिए हो गई। उसके बाद नोटिस मनी। नोटिस बेसिकली कितने दिन के लिए दिया जाता है? आपको जनरली नोटिस हम कहते हैं 15 दिन के लिए नोटिस दिया गया, मतलब 2 हफ्ते का नोटिस आपके पास आया, तो मतलब 14 दिन आपको ऐसे याद रखना है इसको। 14 डेज़ तक, मोर देन 1 डेज़, लेस देन 14 डेज़। और इसके अंदर भी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गई बात? फिर बात आती है टर्म मनी की। अब टर्म मनी क्या होता है? व्हेन द मैच्योरिटी पीरियड फॉर ए डिपॉजिट इज़ बियॉन्ड 14 डेज, इट इज़ कॉल्ड टर्म मनी। अब जब आपके डिपॉजिट बेसिकली लेने की या लोन लेने की आपकी जो टाइम पीरियड होता है वो 14 दिन के बियॉन्ड होता है, मतलब बियॉन्ड 14 डेज मतलब 14 दिन से ज़्यादा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है कि ये 14 दिन से ज़्यादा हो गया और आपका 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर होता है ये। और दूसरी चीज़ 14 डेज से ज़्यादा टाइम पीरियड का होता है, तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं टर्म मनी। फिर बात आती है यहाँ पे ट्रेजरी बिल की। ट्रेजरी बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड होता है या हम डेट इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का होता है बेसिकली ये। और ट्रेजरी बिल क्या है कि एक तरह का बिल होता है जिसको हम टी बिल भी बोलते हैं। अगर टी बिल लिखा है तो इसको भी ट्रेजरी बिल भी बोला जाता है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इश्यू किया जाता है। इसकी अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड होती है और मैच्योरिटी आपकी 1 साल से कम की होती है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम की होती है, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, मैं इसकी मैच्योरिटी की आपको लिमिट भी बता रहा हूँ। ये जो इश्यू किए जाते हैं 3 तरह के किए जाते हैं। एक होता है आपका 91 डेज़ का,
एक होता है आपका 182 डेज़ का, एक होता है आपके पास में 364 डेज़ का। 3 मैच्योरिटी पीरियड के ट्रेजरी बिल यहाँ पे इशू किए जाते हैं आपके मनी मार्केट के अंदर। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने टाइम पीरियड के यहाँ पे ट्रेजरी बिल इशू होते हैं। 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़ के आपके ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं। इसके अलावा पहले और भी ट्रेजरी बिल इशू किए जाते थे, बट अब वो इशू नहीं किए जाते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे पास किसकी, ट्रेजरी बिल की। अब बात आती है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम COD कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, इट इज़ ए डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म फॉर फंड्स डिपॉजिटेड इन ए बैंक फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये डीमेटेरियलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे एक जब हम CS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट मतलब उसका फुल फॉर्म होता है। डीमेटेरियलाइज्ड का मतलब होता है कि फिजिकल फॉर्म नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे अकाउंट खोल रहे हैं। तो ये भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाता है, मतलब डीमेटेरियलाइज फॉर्म में जनरेट किया जाता है। और दूसरी चीज़ की फंड डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम, यानी कि इसमें आप बेसिकली पैसा लेते हैं बैंक से और जो बेसिकली कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर बात आती है यहाँ पे कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर हाँ कौन इशू करता है, ये बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे इशू करती हैं। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से यहाँ पे पैसा लेना है तो वो कमर्शियल पेपर के थ्रू ले सकता है। शॉर्ट पीरियड टाइम का होता है, इसमें कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पूरा का पूरा फेथ पे चलता है। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी पे कितना फेथ कर रही है उसके बेसिस पे ये चलता है, इसमें कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा ये पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड होता है। अगर कोलेट्रल होता तो फिर सिक्योर होता, तो अनसिक्योर्ड होता है और शॉर्ट टर्म का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जिससे आप यहाँ पे पैसा उधार ले सकते हैं। ये कॉरपोरेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो आपके कॉरपोरेशन होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, तो उनके लिए ये यूज किया जाता है। तो ये सारा का सारा आपका है फाइनेंशियल एसेट का पार्ट। तो इतने तरह के फाइनेंशियल एसेट्स आपके पास में होते हैं। उसके बाद बात की जाए हमारे थर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज की। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एसेट मैनेजमेंट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज, यानी कि जो हमने AMC पढ़ा या फिर LMC भी हम कहते हैं, एक दूसरी कंपनीज होती हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, इनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल सर्विस कहते हैं। दे हेल्प टू गेट द रिक्वायर्ड फंड्स एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट दे आर इफिशिएंटली इन्वेस्टेड। ये क्या इंश्योर करते हैं, एक तो क्या कि रिक्वायर्ड फंड आपको मिल जाए, दूसरा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी तरीके से वो इफ़िशिएंटली आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाए मार्केट के अंदर, ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिल सके। ये भी इसके अंदर इंश्योर किया जाता है। अब उसके बाद बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये देखिए पहला आता है इसके अंदर बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज के अंदर हम सबको पता है एनी स्मॉल और बिग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स लाइक ग्रांटिंग लोन, डिपॉजिटिंग मनी, इश्यूइंग डेट, क्रेडिट कार्ड्स, ओपनिंग अकाउंट एक्सेट्रा। ये सारी सर्विस जो भी एक कमर्शियल बैंक्स आपको प्रोवाइड करता है वो सारी सर्विस बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आती हैं। क्योंकि बैंक के अंदर आप वेरियस टाइप की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। आपको अकाउंट खोलना है, आपको FD करानी है, आपको सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करना है, आपको लोन लेना है, इसके अलावा आपको बहुत तरह की जो एक तरीके के हम कहते हैं कि अब तो म्यूचुअल फंड से रेगुलेट होने लग गए हैं बैंक से। इसके अलावा आपको कोई टिकट, ऑनलाइन टिकट बुक कराना है, बहुत सारी सर्विसेज है जिनको यहाँ पे एक बैंक प्रोवाइड करता है। इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करना है, तो जितने भी एक कमर्शियल बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सारी आपकी बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आती हैं। दूसरे बात करें तो इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज मतलब इंश्योरेंस सेक्टर से जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं। सर्विसेज लाइक इश्यूएंस ऑफ द इंश्योरेंस, सेलिंग पॉलिसीज, इंश्योरेंस अंडरटेकिंग एंड ब्रोकरेज एक्सेट्रा और ऑल पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस सर्विसेज। यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में जितने भी काम होते हैं, हम लोग प्लान लेते हैं, हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, हम लोग फ़ंड को सेल करते हैं, हम लोग फ़ंड को एक तरीके से जो मैच्योरिटी है उस डेट पे हम उसका एक तरीके से अवेल करते हैं उससे। इंश्योरेंस अंडरटेकिंग हम लोग करते हैं उसके अंदर। तो सारी की सारी जो सर्विसेज एक इंश्योरेंस
सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है वो सारी इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर आती हैं। क्लियर हो गई बात। फिर आती है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अंदर हमारे पास कुछ कंपनीज होती हैं जो बेसिकली आप लोग वाइजली इन्वेस्ट करती हैं आपके पैसे को। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज आपको मिलती है जिसको हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके फंड को इन्वेस्ट करने का काम करती हैं और इन्वेस्टमेंट इस तरीके से किया जाता है कि आपको अच्छा रिटर्न वहाँ पे मिल सके। उसके बाद बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज की, जो फॉरेक्स हम लोग बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा आर ए पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। फॉरेक्स जिसको रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो फॉरेक्स सर्विसेज के अंदर आपको करेंसी को कन्वर्ट कराना है, फॉरेन करेंसी को होम करेंसी के अंदर कन्वर्ट कराना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। और इसके अंदर लोन भी प्रोवाइड होता है, शॉर्ट टर्म असिस्टेंट भी प्रोवाइड होती है। तो ये सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं, तो इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। तो सर्विसेज में फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। The main aim of the financial services to they assist a person with selling, borrowing or purchasing securities, allowing payments and settlement of the lending and investing। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज का मतलब क्या है कि आपको हेल्प की जा रही है इसके अंदर किस चीज़ में, सेल करने में, बोरो करने में, परचेज करने में सिक्योरिटीज़ का। इसके अलावा कोई पेमेंट आपने करनी है, कोई पैसा आपने लैंड कराना है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो मतलब ये फाइनेंशियल सर्विसेज का मोटिव होता है। क्लियर। चलिए, ये बात हुई हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज की। अब उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल मार्केट की। फोर्थ जो पार्ट है हमारा वो है फाइनेंशियल मार्केट का। द मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग ऑफ द मनी, बॉन्ड, शेयर एंड अदर एसेट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब हम लोग समझते हैं कि जैसे आपको लगता होगा मार्केट का मतलब जहाँ पे कोई भीड़ जमा हो गई है, कोई फिजिकल प्लेस है। तो ज़रूरी नहीं है मार्केट का मतलब वो एक पार्ट हो सकता है मार्केट का, बट जहाँ पे आपके बायर और सेलर मीट करते हैं वो आपका मार्केट होता है। चाहे वो आपका डिजिटल फॉर्म में क्यों ना हो, फिजिकल फॉर्म होना रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे जब हम फाइनेंस से रिलेटेड डील करेंगे, बायर एंड सेलर के बीच में कोई डील होगी जो कि आपकी फाइनेंस से रिलेटेड डील होगी, दैट इज़ योर फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। एक तो होता है आपके पास में कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है इसमें मनी मार्केट, तीसरा होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और चौथा होता है इसके अंदर क्रेडिट मार्केट। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल मार्केट की बात की जाती है। देखिए, कैपिटल मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? Designed to finance and long-term investment, the capital market deals with the transactions which are taking place in the market for over a year। यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपकी कैपिटल मार्केट में होती हैं। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग की जाती है वो आपकी की जाती है कि इसमें सिक्योरिटीज़ में, CS में, बॉन्ड्स में। द कैपिटल मार्केट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो इसके अंदर 3 पार्ट के कैपिटल मार्केट फिर से होते हैं। जैसे हमारे पास एक तो होता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, जिसके अंदर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में डील की जाती है। दूसरा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील की जाती है। और तीसरा लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स और CS इनमें डील की जाती है। और अगर बात करते हैं कैपिटल मार्केट की फर्दर क्लासिफिकेशन की, तो इसको 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। इसमें एक होता है आपके पास में जिसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और एक मार्केट होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे आपके CS, बॉन्ड, ये सब कुछ फर्स्ट बार इशू किए जाते हैं। वहाँ पे फर्स्ट बार जो इशू किए गए उन्हीं में ट्रेडिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहाँ पे ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज़ के अंडर ट्रेडिंग की जाती है। तो ये इसका एक फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो ये था हमारा कैपिटल मार्केट। अब उसके बाद अगर बात करें हम लोग किसकी, सेकंड पार्ट की, जो कि हमारा है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हम 1 साल के अंदर की बात करते हैं और यहाँ पे आप डील करते हैं शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ में। मोस्टली डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट बैंक्स एंड अदर लार्ज इंस्टीट्यूशन, दिस टाइप ऑफ द मार्केट इज ऑथराइज्ड फॉर स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट ओनली। ये आपके सिर्फ स्मॉल टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए बनी हुई होती है, ऑथराइज होती है। It is a wholesaler debt market which works on the low risk and high liquid instrument।
बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ें काम में लाई जाती हैं वो क्या है, दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एक तो मार्केट के अंदर लो रिस्क होता है, दूसरा कि यहाँ पे हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट इसके पार्ट हैं। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, सारे के सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। और ये हाईली क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्योंकि आप देखिए कॉल मनी क्या है, हाईली लिक्विड है। आपको आज आपने इश्यू किया, कल को आपको पैसा मिल जाएगा। उसी तरीके से नोटिस मनी भी 14 दिन के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रेजरी बिल भी है, 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाता। तो ये हाईली लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे इश्यू किए जाते हैं। द मनी मार्केट कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप में यहाँ पे डिवाइडेड होती है मनी मार्केट की जब भी हम बात करते हैं। एक तो होता है हमारे पास में ऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अब देखिए ऑर्गेनाइज मनी मार्केट किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कंपनीज काम कर रही हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं, वो सारे आते हैं हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर जो मैंने आपसे बात करी थी, ब्रोकर्स, जो बेसिकली आपके साहूकार, इस तरह की जो गांव में या जो ट्रेडिंग चल रही होती है उनमें जो काम करते हैं उसको कहते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज मनी मार्केट के अंदर है तो वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के मनी मार्केट को डेवलप करना। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मनी मार्केट में डायरेक्टली आके चीज़ों को ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो उसी फिजिकल फॉर्म में या फिर ऑफलाइन तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं उनमें ज़्यादा बिलीव करते हैं और उन्हीं में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब उन्हीं में पैसा ले रहे हैं, उसी में ब्याज दे रहे हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अभी भी चल रही हैं। तो ये पार्ट होता है आपके पास में अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। ठीक है बात। उसके बाद बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डील्स विद द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू मल्टी करेंसी। यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा करेंसीज की बात करते हैं, उनके एक्सचेंज की बात करते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ द फंड्स इन दिस मार्केट टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द फॉरेन करेंसी रेट। तो इसके अंदर हम लोग फॉरेन करेंसी रेट निकालते हैं, मतलब एक्सचेंज रेट डिफाइन करते हैं। और एक्सचेंज रेट डिफाइन कैसे होता है, इसके अंदर हम लोग बेस किसे मानते हैं, फॉरेन करेंसी को बेस मानते हैं। जैसे मैं एक्सचेंज रेट निकालना चाहूँ तो मैं एक्सचेंज रेट ऐसे निकालूंगा, $1 इक्वल टू इतने रुपीज़ मैं बोलूँगा, तो मैं ये एक्सचेंज रेट डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं फॉरेन की करेंसी को अपना बेस मानता हूँ, उसके बेसिस पे अपनी करेंसी को एक्सप्रेस करता हूँ। तो ये होता है एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना। उसके बाद अगर बात करें इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो इसके अंदर यही सब चीज़ें होती हैं। फिर आता है हमारे पास क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट मार्केट क्या है, ए मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आर ग्रांटेड टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन बाय वेरियस बैंक्स एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट कॉल्ड क्रेडिट मार्केट। यानी कि क्रेडिट मार्केट हमारा वो मार्केट होता है जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स को भी किए जाते हैं और साथ में कंपनीज़ को भी किए जाते हैं। और इसके अंदर जो बेसिकली लोन दिए जाते हैं, एक तो आपके पास में होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, और दूसरा आपके पास में होते हैं NBFCs। NBFCs आपके पास में क्या होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। ये वो होती हैं जो आपकी फंक्शनिंग किसकी तरह करती हैं, बैंक की तरह फंक्शनिंग करती हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड होती हैं आपकी इंडियन कंपनीज़ एक्ट के अंदर। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण होता है बैंक्स और NBFCs का, ये कि NBFC आपसे कभी भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, जबकि बैंक आपसे डिमांड डिपॉजिट लेता है। तो ये इसका एक डिफरेंस होता है। और दूसरी चीज़, NBFCs कभी भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती है, जबकि बैंक आपका इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, डिमांड डिपॉजिट भी आपसे लेता है। तो ये इसके अंदर बात की जाती है। तो ये सारे हमारे फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा यहाँ तक होता है। अब अगर हम बात करते हैं बैंक्स की, कि हमारे इंडिया के अंदर कितने तरह के बैंक्स हैं, मतलब बैंक्स की कैटेगरी क्या होती है, तो कैटेगरी को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बैंक्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। द बैंक टेक्स डिपॉजिट एज मच लोअर रेट फ्रॉम द पब्लिक कॉल्ड द डिपॉजिट रेट एंड लेंड्स मनी एट हाइयर रेट कॉल्ड द लैंडिंग रेट। यानी कि 2 रेट होते हैं, एक डिपॉजिट रेट होता है, एक लैंडिंग रेट होता है। डिपॉजिट रेट वो होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत कम रेट होता है, जिसके अंदर आपसे पैसा लिया जाता है, आप सेविंग अकाउंट में या कहीं पे भी डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसे पे आपको कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है जो कि आपका कम होता है।
जो लैंडिंग रेट होता है वो बेसिकली ज़्यादा होता है। अभी आप लोन लेने चले जाओ, आपको 12 से 13% से के आसपास, 13-14% के आसपास लोन दिया, मतलब इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा। जबकि आपको दिया कितना जाता है सेविंग अकाउंट पे, 3 to 4% के अराउंड दिया जाता है। एफडी पे भी देखोगे तो 7% के अराउंड है। तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। ये सीधा आपसे डबल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अगर आपको लोन चाहिए होता है। तो यही इनका बिजनेस भी होता है, इसी बेसिस पे तो ये बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो बैंक्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग पार्ट में, तो हमारे पास कुछ पार्ट होते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, पेमेंट्स बैंक्स हैं। ये कुछ कैटेगरीज हैं हमारे बैंक्स की, जिनको हम उनकी एक तरीके से फंक्शनिंग के बेसिस पे बाइफरकेट करते हैं अलग अलग। तो ये बैंक्स की कैटेगरी होती है। अब इसके अंदर हम लोग सारे इनको अलग अलग पढ़ेंगे, और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक का सारा मैंने इसके अंदर डाला, कुछ भी इसके अंदर छूटेगा नहीं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो आरआरबी है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी की जो फंक्शनिंग होती है कुछ अलग तरीके से होती है। तो इसकी डिटेल भी हम देखेंगे, फंडिंग इसको कहाँ से की जाती है, कितनी % कौन इसको फंडिंग करता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। तो अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं बैंक्स के, तो बैंक्स बेसिकली नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्या फंक्शन करता है हम सबको पता है। जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ ए डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा लेना डिपॉजिट के तौर पे। दूसरा है प्रोवाइड डिमांड विड्रॉ फैसिलिटी। डिमांड विड्रॉ फैसिलिटी का मतलब क्या है इसके अंदर, कि जब भी डिमांड डिपॉजिट आपने किया है उसके आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा है लैंडिंग फैसिलिटी, आपको पैसा चाहिए तो बैंक से उधार आपको मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा आपको, बोरोइंग आपको मिल जाती है। चौथा है ट्रांसफ़र ऑफ फंड, एक बैंक से दूसरे बैंक, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो वो ट्रांसफ़र यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको बैंक यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इश्यूज़ ऑफ द ड्राफ्ट्स, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन चाहिए होता है या पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको जैसे 1-2 महीने की सैलरी आपकी नहीं आ रही है, तो आप बैंक में जाते हो, आप कहते हो कुछ पैसा उधार दे दो और जब मेरी सैलरी आएगी तो उससे आप इसको काट लेना। तो मतलब आपने ओवर ड्राफ्ट ले लिया है, जितने फंड आपके अकाउंट में था उस फंड से ऊपर, मतलब उस पैसे से ऊपर आपने पैसा ले लिया है। तो जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक उसको काट लेता है, इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। इसके अलावा है प्रोवाइड कस्टमर्स विद लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी भी देता है बैंक्स डिफरेंट टाइप के, जैसे आपको अपने ऑर्नामेंट्स रखने हैं बैंक्स के अंदर, या कुछ आपको ऐसे कीमती चीज़ रखनी है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, उसके लिए लॉकर फैसिलिटी होती है, जिसके अंदर आपको अलग से चाबी भी दी जाती है, और उसके बदले आपको अपने कुछ चार्ज जो है बैंक को देने पड़ते हैं, हर डे का या फिर इस तरह का जो रहता है उनका कुछ अपना चार्ज रहता है, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग चार्ज रहता है। तो ये इसके अंदर होता है। उसके बाद है जो ये लॉकर फैसिलिटी होती है ना, इसमें एक चाबी के 2 पार्ट होते हैं, और उन दोनों पार्ट को लगा के ही वो लॉकर खुलता है, और उसमें एक पार्ट बैंक के पास में रहता है, दूसरा पार्ट आपके पास रहता है, ताकि बैंक भी उसको ना खोल पाए, आप भी ना खोल पाओ। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी डीलिंग की जाती है, किस तरीके से हम लोग एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं, किस तरीके करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें भी एक बैंक परफॉर्म करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं बैंक के, जैसे आपके एजेंट के रूप में काम करना, आपने कोई बिल पेमेंट करना है, आप इसके अंदर बिलर सेट कर दो, इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आप बिलर सेट कर दो, हर महीने पेमेंट बैंक करेगा आपके बिहाफ में, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग टिकट की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बैंक आपके लिए परफॉर्म करता है। तो ये सारे हैं आपके फंक्शंस ऑफ बैंक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आरबीआई को स्टार्ट करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।